नमस्कार, स्टडी आई क्यू आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं और यह टॉपिक जुड़ा हुआ है भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की पॉलिटी से। आपको पता होना चाहिए कि जीएस के पेपर 2 में जो भारत की राज्य व्यवस्था है वो पढ़ना होता है और इस पेपर में जो भारत के संविधान के कॉन्टेक्स्ट में जो टॉपिक्स हैं, जो विषय हैं, उन विषयों में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वह है भारत के संविधान की प्रस्तावना। और इस प्रस्तावना से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, वह क्या है? गणतंत्र, यानी भारत की गणतांत्रिक पहचान। आप सभी को पता है कि 26 जनवरी को भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाता है और इस दिवस का क्या अर्थ है, इस दिवस के क्या मायने हैं, आज की चर्चा में हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। गणतंत्र और स्वतंत्र के स्तर पर क्या चीजें बहुत ही माइन्यूट लेवल पर समझने की आवश्यकता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो गणतंत्र लिखा गया है इसका क्या अर्थ है और साथ ही वर्तमान में भारत के संविधान में जो यह व्यवस्था है यह किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है। आज की चर्चा में हम इसे एक एक करके समझते हैं, इसके इतिहास को समझते हैं और साथ ही इसके वर्तमान को भी समझते हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है भारत की गणतांत्रिक पहचान। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। लेकिन जब हम गणतंत्र की बात करते हैं कि भारत गणतंत्र कब बना, तो यह 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र या फिर कहें गणतांत्रिक राज्य के तौर पर सामने आया। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र और गणतंत्र का आशय क्या होना चाहिए। देखो, ध्यान रखो, स्वतंत्र या फिर इंडिपेंडेंट, ओके, डिपेंडेंसी नहीं, निर्भरता नहीं, या फिर जो हिंदी में लिखा गया है स्वतंत्र, यानी कि अपना तंत्र, अपनी शासन व्यवस्था व्यक्ति शुरू कर देता है या फिर कहें जो सरकार है वह शुरू कर देती है और उसके हिसाब से चीजें आगे रन करती है। लेकिन जब हम गणतंत्र की बात करते हैं, है ना, गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? ये है, अंग्रेजी में इसको समझें तो ये है रिपब्लिक, या इसे रेस पब्लिका से लिया गया है ना। इनफैक्ट रेस पब्लिका एक शब्द है, वही से रिपब्लिका है। रेस पब्लिका का अर्थ क्या होता है? पब्लिक मैटर, या फिर जिसका संबंध सर्वजन से, लोकजन से, आम इंसान से, है ना। तो इसी को यहाँ पर महत्व देने की कोशिश की गई है। यह जो गणतंत्र है, इसमें जो गण है यह व्यक्तियों को इंगित करता है, व्यक्तियों को संकेतित करता है, ऐसा तंत्र जिसमें व्यक्तियों को महत्व दिया जाए। तो यहाँ पर स्वतंत्र और गणतंत्र के बीच में जो एक मेजर डिफरेंस निकल करके सामने आ रहा है वो यही है कि स्वतंत्र में व्यक्ति इंडिपेंडेंट तो हो गया, आप फ्री हो गए, ठीक है, लेकिन आप पर एक दबाव है, आप पर एक नियंत्रण है फिर भी, है ना। कैसा नियंत्रण है, क्या नियंत्रण है, वो अभी हम समझते हैं। लेकिन जब गणतंत्र की बात होती है तो गणतंत्र में जो सत्ता है वह सत्ता किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि उस सत्ता का जो सृजन है, उस सत्ता का जो स्रोत है वह आम जनता होती है ना। यानी कि यह जो शक्ति है, गणतंत्र की जो शक्ति है, यह संप्रभुता को इंगित करती है ना। संप्रभुता या फिर कहें सोवरेनिटी को यह इंगित करती है, ठीक है। यदि मैं सोवरेनिटी के स्तर पर आपको समझाऊं तो इसका अर्थ ये होता है कि जो देश है, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अपना निर्णय वह खुद ले सकता है, वो उसके निर्णय में कोई दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कई बार आपने समाचारों में सुना होगा कि अमेरिका या फिर कोई अन्य देश XYZ, कोई भी देश भारत को किसी भी स्तर पर दबाव बनाने की कोशिश करता है तो फिर भारत या फिर भारत की सरकार, भारत के विदेश मंत्री का प्रत्युत्तर होता है कि भाई हम संप्रभु देश हैं, हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, आपसे हमें सीख लेने की आवश्यकता नहीं है, आप हम पर बेवजह दबाव
न डालें, है ना। यानी कि हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें किसी भी स्तर पर कोई भी दूसरा जो पक्ष है वह किसी भी दृष्टिकोण से कोई भी दबाव न डाल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर संप्रभुता को यहाँ महत्व दिया जा रहा है। तो ध्यान देना कि जब हम स्वतंत्र की होने की बात करते हैं तो 15 अगस्त 1947 को भारत को यह तो जो एक रूप था, यह रूप मिल गया कि भाई अब आप फ्री हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। और भारत को उस समय क्या दर्जा दिया गया, तो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया गया, है ना। डोमिनियन बना था भारत। किसका डोमिनियन बना था, तो ब्रिटेन का। जाहिर सी बात है ब्रिटेन का ही तो उपनिवेश था भारत, है ना। और 1947 में जब डिवीजन होता है, जब विभाजन होता है, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है, तो फिर 1947 में जो एक अधिनियम लाया गया था, उस अधिनियम के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दोनों ही डोमिनियन के तौर पर सामने आए। ये आपको ध्यान में रखना है ना। 1947 में जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था, उस अधिनियम के माध्यम से ये दोनों ही जो देश थे, ये दोनों ही डोमिनियन थे। किसके, तो ब्रिटेन। डोमिनियन का मतलब ये हुआ कि ये दोनों देश अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र तो हो गए थे, लेकिन इन पर जो एक सर्वोच्च शक्ति थी, जो सांकेतिक शक्ति के तौर पर ही थी कुछ दिनों तक, वह कौन थी, तो ब्रिटेन का क्राउन, है ना। और ब्रिटेन के क्राउन के ही माध्यम से जो इसकी अन्य गतिविधियां थी कुछ समय तक संचालित की जा रही। क्लियर। तो यहाँ पर स्वतंत्र और गणतंत्र के बीच में यही एक मेजर डिफरेंस है कि जब भारत गणतंत्र बन जाता है 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का संविधान लागू हो जाता है, तब तो फिर यह एक संप्रभु शक्ति के तौर पर सामने आ जाता है। अब भारत किसी भी स्तर पर कोई भी दूसरा देश किसी भी कारण से, किसी भी वजह से दबाव नहीं डाल सकता, है ना। तो यहां पर ये चीजें आपको समझने की आवश्यकता है। अच्छा, अब थोड़ा सा हमें और आगे समझने की आवश्यकता है कि इस क्रम में क्या इतिहास कहता है। देखो ध्यान रखना कि जब भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, तो फिर 1928, 29 और 1930 का जो एक दौर था, वह बहुत ही महत्वपूर्ण दौर माना जाता है ना। मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट लाया गया था, जो कि भारत के संविधान के विकास के क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, है ना। और उसके बाद फिर 1929 में यह कोशिश की जाती है कि हम पूर्ण स्वराज को लेकर करके आगे बढ़े, कंप्लीट सेल्फ रूल, या फिर पूर्ण स्वराज को लेकर करके हम कदम आगे बढ़ाएं, है ना। इस संदर्भ में लाहौर के अधिवेशन में रावी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की कि हम भाई कंप्लीट इंडिपेंडेंस या फिर कंप्लीट सेल्फ रूल चाहते हैं, पूर्ण स्वराज चाहते हैं, है ना। और 26 जनवरी 1930 को, दिसंबर 1929 में इन्होंने यह घोषणा की लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में। और 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना तिरंगा झंडा फहराया और अपने आप को स्वतंत्रता के लिए तैयार बताया। इसके साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि ब्रिटिश सत्ता की अधीनता स्वीकार करना मानवता और हमारी गरिमा के प्रतिकूल हो। और इस आजादी के दौरान, इस आजादी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब झंडा फहराया तो अपनी स्वाधीनता की बात, है ना। और स्वाधीनता की बात करते हुए यह भी कहा कि ब्रिटिश शासन की अधीनता को और आगे स्वीकार करना मानवता के प्रति एक अपराध होगा, एक अपराध होगा, है ना। यानी कि अब हम इस कंडीशन में है ही नहीं कि ब्रिटिश शासन की अधीनता को स्वीकार करें। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसके बाद से ही इस तिथि को 26 जनवरी को उस समय से
1930 से लेकर करके और हर साल स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो इस दिन की एक अपनी ऐतिहासिकता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, क्योंकि इसी दिन को यह भाव सामने आया कि भाई अब हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इसके पहले पूर्ण स्वराज की बात तो कर ही दी गई। क्लियर? अच्छा, लेकिन होता है ये कि जब 1947 में जब एक्ट बन जाता है, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम बन जाता है और उसके बाद भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन जाते हैं, है ना। उससे पहले ही, है ना, 1946 में एक गतिविधि होती है और वह गतिविधि होती है कि भारत की संविधान सभा का गठन कर दिया जाए, क्योंकि अब चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ते चली आई थी। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है और उसके बाद चीजें और तेजी से आगे बढ़ती है ना। इस बीच कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, देन फिर भारत की संविधान सभा का गठन कर दिया जाता है और 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित किया और इस संविधान सभा के माध्यम से भारत का एक माकूल संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है वह शुरू कर दी जाती। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह संविधान बनते बनते एक लंबा समय गुजरा है, 2 वर्ष से भी ज्यादा, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन कुछ ऐसे ही समय लगा है, लगभग 3 साल का समय लगा। ठीक है, लेकिन भारत को आजादी कब मिल गई है? 15 अगस्त 1947 को ही, है ना। तो यहां पर यह हमें समझना है कि आजादी के बाद तक भी भारत के संविधान बनने की जो प्रक्रिया है वह कंटिन्यू चल रही थी और इस प्रक्रिया की समाप्ति कब होती है? 26 नवंबर 1949, है ना। और यहां पर भारत का जो संविधान है वह तैयार हो जाता है। क्लियर? अब प्रश्न यह उठता है, जो संविधान सभा के सदस्य थे, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे और जितने भी बुद्धिजीवी थे, इन सभी लोगों ने यह विमर्श किया कि भाई 26 जनवरी 1930 को हमने अपने आप को स्वतंत्र मानना शुरू कर दिया था और उसके बाद हम लोग स्वतंत्रता दिवस भी मनाना शुरू कर दिए थे, तो इस दिन की जो ऐतिहासिकता है इसको हमें हमेशा के लिए बरकरार रखना चाहिए और इसके लिए ही हम क्यों ना ऐसा करें कि जो हमारा संविधान है, इस संविधान को हम पूरे तौर पर 26 जनवरी 1950 यानी कि 1949 नवंबर का महीना तो आ ही चुका था, है ना, 2 महीने की बात है, फिर 26 जनवरी आ ही जाएगा, तो क्यों ना हम 26 जनवरी 1950 को ही अपने देश के संविधान को लागू करें और देन फिर इस संविधान के माध्यम से जो हमें एक संप्रभुता मिलेगी, उस संप्रभुता के आधार पर हम अपने देश का शासन चलाएंगे और इसी के कारण 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वह पूरे तौर पर लागू किया गया। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं पूरे तौर पर लागू किया गया, यानी कि इसमें निहित है कि 26 नवंबर 1949 को ही कुछ जो प्रावधान थे भारतीय संविधान के वह लागू कर दिए गए। ठीक है ना, तो ये चीजें यहां पर निकल करके सामने आती है। देखो, भारतीय संविधान में कुछ जो अनुच्छेद हैं उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 395, है ना। जो मूल संविधान है उसमें टोटल 395 अनुच्छेद हैं और ये जो 395वां अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद इस दिन 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है और इसके लागू होते ही जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, जिसके माध्यम से सरकार चल रही थी 1946, 47 और 48, 49 तक, वह पूरी की पूरी जो व्यवस्था है उस अधिनियम को ही अब समाप्त कर लिया जाता है, रिपील कर दिया जाता है, उसको हटा लिया जाता है और इसके साथ साथ जो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है उसको भी हटा लिया जाता है, क्योंकि अब तो हमारा संविधान अपना ही गया है। तो अब हम जो ब्रिटिश शासन काल में संविधान बने हैं, जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, उनको हम धोते रहे, कैरी ऑन करते रहे, है ना। तो ये चीजें यहाँ पर निकल करके सामने आ जाती। हालांकि ये भी ध्यान रखिएगा, भारत के शासन अधिनियम 1935 के कई सारे प्रावधान हैं जो कि हमारे संविधान में वो एज इट इज ले लिए गए, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का जो संविधान है वो भारत के लोगों के द्वारा निर्मित किया गया, है ना।
जब आप भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत ही बहुत ही अद्भुत शब्द से होती है ना। और वह शब्द क्या है? हम, है ना, हम भारत के लोग। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे देश का संविधान है यह लागू हो। क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा हमें यहाँ पर यह समझना है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि भारत में जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है या फिर जो गणराज्य की व्यवस्था है, पहली बार स्वतंत्रता के बाद यह व्यवस्था आई। हम 600 ईसा पूर्व के समय की यदि बात करें तो 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है उस दौरान, और उन महाजनपदों में कुछ गणराज्य थे, जैसे कि एक है वज्जी संघ, है ना, एक है मल्ल गणराज्य, है ना, जो कि कहां पर शासन कर रहे थे? कुशीनारा में। बात समझ में आ रही है ना? जो वज्जी संघ है वो लिच्छवी गणराज्य का नाम आपने सुना होगा, है ना। जो वर्तमान महावीर हैं इनका संबंध लिच्छवी गणराज्य से था, ये तो इतिहास की बात है। खैर, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि भारत के इतिहास को यदि हम टटोलें, खंगालें, तो गणराज्य या फिर गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या संकेत यहाँ मिलता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे देश का जो संविधान है इसमें गणतंत्रात्मक या फिर गणराज्य की जो बात की गई है, यह बात फ्रांस के संविधान से ली गई है। जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रावधान है या फिर जो इसकी अवधारणा है, यह अवधारणा किससे ली गई है? फ्रांस के संविधान से। ठीक है, और जो पूरी की पूरी प्रस्तावना है ये लिया गया है कहां से? तो फिर अमेरिकी संविधान से यह इसकी प्रेरणा ली गई है। ठीक है, फ्रांस के संविधान से गणराज्य की अवधारणा के बारे में जानकारी मिलती है, और साथ ही जो पूरा का पूरा प्रियम्बल है, जो उद्देशिका है, इसकी प्रेरणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मिलती है। क्लियर? अच्छा, लेकिन फिर भी यहां पर ध्यान रखिएगा कि अब जो है आज का भारत यदि हम देखें तो यह स्वतंत्र भी है, लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी। ठीक है, गणराज्य के संदर्भ में 2-3 बातें हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है ताकि चीजों को हम और अच्छे तरीके से समझ सकें। देखो, ये तो हमने पहले हल्का सा जिक्र कर ही लिया कि स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ कि भाई इंडिपेंडेंसी आपको मिल गई है, लेकिन एक सांकेतिक जो प्रभाव है वो ब्रिटेन का बना हुआ था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान डोमिनियन बने थे उस समय। ठीक है, और ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई है। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु देश के तौर पर सामने आ गया है, और उसके बाद से ब्रिटिश सत्ता या फिर कहें ब्रिटिश क्राउन का जो आधिपत्य है वह पूरी तरीके से समाप्त हो गया। क्लियर? अच्छा, यहां पर यह ध्यान रखना कि यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है ना। जाहिर सी बात है, यहाँ जो यह शब्द है, यह शब्द इस चीज को इंडिकेट करता है। क्या कहता है? हम भारत के लोग इस संविधान को इस तारीख को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कौन ये काम कर रहा है? तो हम भारत के लोग। यानी कि भारत के संविधान को जो शक्ति मिल रही है वह भारत की जनता से मिल रही है ना। और यही जो जनता है, यही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर यह नेतृत्व प्रदान करती है यहाँ की सरकार। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भारत में राज्य का प्रमुख है, जो भारत का हेड ऑफ स्टेट है, वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। यहाँ पर क्या हेरिडेटरी व्यवस्था है? क्या वंशानुगत व्यवस्था है? ऐसा तो है नहीं कि जो पहले राष्ट्रपति बने उसके बाद उनका बेटा या उनका कोई रिश्तेदार राष्ट्रपति बना, है ना। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि भारत में जो हेड ऑफ द स्टेट है, राज्य प्रमुख है, वह निश्चित तौर पर वंशानुगत नहीं है, बल्कि उसका निर्वाचन किया है। अब यहाँ पर बस यही एक थोड़ी सी परिवर्तन की स्थिति देखी जाती है कि यह जो निर्वाचन है यह अप्रत्यक्ष तौर पर हो। ठीक है, भारत की जनता इनके निर्वाचन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। और वह निर्वाचन कौन करता है? तो
जनता के ही प्रतिनिधि करते हैं निर्वाचन। बात समझ में आ रही है? तो जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं और सभी राज्यों के जो निर्वाचित सदस्य हैं यही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, है ना। तो यह प्रक्रिया अपनाई जाती है यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ। तो भारत की जो सत्ता है इसका जो स्रोत है यह कौन है? तो भारत की जनता। ठीक है, तो इस लिहाज से यहाँ पर यह लोकतांत्रिक गणराज्य को यह इंगित करता है कि यहाँ पर जनता के द्वारा शासन किया जा रहा है, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर। यहाँ पर किसी को भी विशेषाधिकार ऐसा नहीं मिला। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर सार्वजनिक पदों पर किसी भी व्यक्ति को स्थापित किया जा सकता है, इसमें किसी भी स्तर पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। ठीक है, ये सारी बातें हमारे देश को गणतांत्रिक पहचान देती हैं और आज भी यह जो पहचान है वह बनी हुई, और इसी के आधार पर जो भी निर्वाचन प्रक्रियाएं होती हैं राष्ट्रपति के चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में वह अंजाम दी जाती है। ठीक है, आज की चर्चा में हमने भारत की गणतांत्रिक पहचान को विस्तार से समझने की कोशिश की, इसका इतिहास क्या रहा था, गणराज्य का मतलब क्या रहा है, भारत के इतिहास में गणराज्य की जो व्यवस्थाएं रही हैं वो क्या कहती हैं, और साथ ही भारत का जो संविधान है ये क्या कहता है। कुल मिलाकर के यदि हम पूरी चर्चा का जो क्रक्स है वह क्रक्स यदि हम समझे तो यही है कि हमारे देश को जो सर्वोच्च सत्ता मिली हुई है उसका जो स्रोत है वह स्रोत भारत की जनता है ना। और इसी को जो यह गणराज्य शब्द है यह गणराज्य शब्द इंगित करता है, संकेतित करता है। ठीक है, तो आज की चर्चा के आधार पर आप भारत की गणतांत्रिक पहचान को मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ पाएंगे, और इससे संबंधित कभी यदि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव स्तर पर या फिर सब्जेक्टिव स्तर पर सवाल पूछा जाए तो आप उसका बेहतर उत्तर दे सकते हैं। बहरहाल जो एक मैं प्रश्न आपके लिए छोड़े देता हूं उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यहाँ प्रश्न ये है कि निम्नलिखित को सही क्रम में सजाएं। पहला स्टेटमेंट है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लाना, दूसरा है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, और तीसरा है भारतीय संविधान का पूरी तरह लागू होना, है ना। यदि आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जा सकता है। आपने यदि ये टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा। इससे आपको रिवीजन करने में और आसानी होगी। dilip.kumar@01। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।